कैसे आप लोग? आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स को फाइनली मैकेनिक्स के अंदर शुरू कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत सारा सिलेबस यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत सारा सिलेबस यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मैथमेटिकल को यहां पर रोक दे रहे हैं, मैथमेटिकल और मैकेनिक्स दोनों यहां पर फाइनली साथ में चलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली आज पहला वीडियो मैकेनिक्स के ऊपर कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग बेसिक्स के यूपर बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का। इसका अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फाइनली बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। यहां पर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको पता होगा कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम आपका सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आपको यहां पर रोटेशनल डायनेमिक्स का बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में खास बात क्या है? खास बात यह है कि हम लोग यहां पर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल्स लेंगे और आपको फाइनली यहां पर एग्जांपल्स करके दिखाएंगे। हम लोग लेके आए कुछ सामान, आपको यहां पर एग्जांपल करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग रोटेशनल और ट्रांसलेटरी को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छे से पूरा फील करके हम लोग यहां पर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल को समझने वाले हैं। ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को आपको समझने के लिए सबसे पहले रिजिड बॉडी समझना पड़ेगा। रिजिड बॉडी समझने के बाद फिर हम लोग ट्रांसलेटरी रोटेशनल का एक बेहतरीन कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के ऊपर आएंगे, जो कि आपका आगे आने वाले टॉपिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब में हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा सवाल करेंगे जैसे कि जो अर्थ होता है उसमें अर्थ के अंदर आपका कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है कि रोटेशनल मोशन होता है, क्यों होता है, ये सारे रीजंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो रोटेशनल मोशन होता है, क्या वो सर्कुलर मोशन होता है या फिर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों अलग अलग चीज है, इन सारे बातों का आपको जवाब इस वीडियो में मिलेगा गाइस। तो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिजिड बॉडी के ऊपर। अलग अलग डिफिनेशन आपको देंगे रिजिड बॉडी का, और यहाँ आपको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इसीलिए गाइस आप यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप इस पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझने वाले हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग यहां पर सबसे पहले समझने वाले हैं। देखिए, रिजिड बॉडी से दिमाग में आपको यही आता होगा कि ऐसा बॉडी जो सख्त हो, कठोर हो, उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। यानी कि जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज अ रिजिड बॉडी। यही मतलब हुआ रिजिड बॉडी का कि जो सॉलिड स्टेट में जो बॉडी एग्जिस्ट करे, दैट इज अ रिजिड बॉडी। सही बात है, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। यानी कि ऐसा बॉडी जिसके अंदर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स हो। मतलब आप पढ़े होंगे कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसके अंदर का मतलब सॉलिड स्टेट में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर का पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होता है। ठीक वैसे ही रिजिड बॉडी के साथ भी है। अच्छा, रिजिड बॉडी के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम लोग का यूनिवर्स में जितना भी बॉडी है, क्या वो परफेक्टली रिजिड है? तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे। परफेक्टली रिजिड मतलब कि क्या वो कभी डिफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? डिफॉर्म क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले एक हम सिंपल डिफिनेशन लेते हैं यहाँ पर रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं अ बॉडी इन विच द particles before motion and after motion, before motion and after motion in influence of external external force have same position। मतलब रिजिड बॉडी हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें ऐसा बॉडी जिसमें जो आपका पार्टिकल्स हो, ऐसा बॉडी जिसमें जो आपका पार्टिकल्स हो बिफोर मोशन, मतलब मोशन से पहले जो पार्टिकल्स हो, मोशन के बाद जो पार्टिकल्स हो, उनका पोजीशन फिक्स हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग यहां पर एक स्फीयर लेते हैं, दिस इज अ स्फीयर, और इस स्फीयर के अंदर क्या होगा? उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि स्फीयर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो स्फीयर का जो पार्टिकल्स होगा वो मोशन से पहले और मोशन के बाद अपना पोजीशन को फिक्स रखेगा। यहां पर एक पार्टिकल है, उसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाते हैं। यहां पर एक पार्टिकल है स्फीयर का, यहां पर बहुत सारा पार्टिकल है स्फीयर का। हम लोग किसी एक पार्टिकल को यहां पर लोकेट कर रहे हैं, ये वाला,
और यहां पर हम लोग सेंटर पे भी एक पार्टिकल लेते हैं, ऐसा नहीं यहां पर बहुत सारा पार्टिकल, रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स बहुत सारा होता है, हम लोग कुछ बहुत पार्टिकल्स को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक पार्टिकल है और यहां पर सेंटर पे एक और पार्टिकल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं? 5 सेंटीमीटर। इधर से हम एक लगाते हैं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स और ये बॉडी गोल गोल घूमते हुए यहां पहुंचता है फाइनली। ये बॉडी रोटेट करते करते यहां पर पहुंचता है। ये स्फीयर हम लोग लेके चल रहे हैं, स्फीयर एक रिजिड बॉडी होता है, ये बात कंफर्म है। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये ऐसे घूमने के बाद ये जो है सेंटर पे जो पार्टिकल है वो तो सेंटर पे ही रहेगा और ये वाला पार्टिकल यहां से घूम के नीचे आ जाएगा, यहां पर से घूम के नीचे आ जाएगा इन हाफ रोटेशन। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर अभी भी 5 सेंटीमीटर होता है आफ्टर रोटेशन, तो ये पार्टिकल्स क्या होगा? ये रिजिड बॉडी का पार्टिकल्स होगा। और यहां पर जितना भी पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, इन सब के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। हम लोग दो पार्टिकल्स को लेकर यहां पर कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा बॉडी जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस फिक्स हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब उसके अंदर का पार्टिकल्स, उसका डिस्टेंस फिक्स हो और बिफोर मोशन आफ्टर मोशन लोकेशन भी सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट रिजिड बॉडी के बारे में ये है कि ऐसे यहां पर एक टर्म लिखा रहता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं? रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि मोशन से पहले और मोशन के बाद दोनों पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होना, उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। बिफोर मोशन एंड आफ्टर मोशन। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं? यहां पर ये मोशन से पहले का सिनेरियो है और ये मोशन के बाद का सिनेरियो है। दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो अगर रिलेटिवली भी हम लोग कंपेयर करें तो अभी भी डिस्टेंस दोनों पार्टिकल्स के बीच का वही है, तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। यहां पर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट बात ये बोलते हैं रिजिड बॉडी के बारे में कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये यहां से यहां चल गया, तो यहां पर एंगल कितना बना होगा? यहां पर कुछ ना कुछ एंगल भी ये कवर किया होगा। जब ये पार्टिकल यहां था तो अभी मान लीजिए कि इसको कोई एंगल नहीं है। जब ये पार्टिकल यहां से घूम करके यहां पहुंच गया फाइनली इस जगह पे, तो ये कुछ एंगल कवर कर रहा है, 180 डिग्री एंगल। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जब पार्टिकल यहां था तो ये घूम के जब नीचे आया तो यहां पर एंगल कितना इंस्पेक्ट किया है? 180 डिग्री। तो यहां पर और भी बाकी जितना भी पार्टिकल्स होगा जो कि यहां पर होगा इस लाइन में, वो लोग भी एंगल कितना कवर किया होगा? 180 डिग्री। मतलब रिजिड बॉडी के अंदर का जो पार्टिकल्स होता है वो इक्वल एंगल कवर करता है। अगर वो सेम लाइन में जितना भी पार्टिकल्स लाई कर रहा है सारा इक्वल एंगल कवर करता है, क्योंकि पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलेटिव मोशन जब होता है तो पार्टिकल्स का पोजीशन हमेशा यहां पर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स है, ये बात कंफर्म है कि पार्टिकल्स का पोजीशन यहां पर फिक्स होगा बिफोर मोशन एंड आफ्टर मोशन। तो ये हुआ आपका रिजिड बॉडी। तो हम लोग यहां पर और थोड़ा सा रिजिड बॉडी को और एलाबोरेट करते हैं, तो आप जब तक इसको कॉपी कर लीजिए उसके बाद हम लोग इसको और एलाबोरेट करेंगे। तो रिजिड बॉडी के बारे में अभी तक हम लोग को यह समझ में आया कि रिजिड बॉडी के अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है उनका पोजीशन फिक्स होता है बिफोर मोशन एंड आफ्टर मोशन। बार बार ये बात हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर सीन कुछ ऐसा ही है रिजिड बॉडी के साथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रिजिड बॉडी नहीं है, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक आटा का एग्जांपल लेते हैं, अगर गीला आटा हम लोग लेते हैं और फाइनली अगर उसको हम लोग फेंकते हैं गीला आटा को, तो फेंकने के बाद जो आटा का पार्टिकल्स रहेगा वो अपना पुराना पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आटा यहां पर गीला आटा रिजिड बॉडी नहीं होता है। और बाकी हम लोग के पास जितना भी स्फीयर होता है, रेक्टेंगुलर लैमिना होता है, ट्रायंगुलर लैमिना भी होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट्स जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जनरली उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिजिड बॉडी। अब हम आपको बताएंगे यहां पर हम लोग ये जनरली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हर बॉडी रिजिड नहीं होता है। जितना भी इस अर्थ में जितना भी बॉडी है, इस संसार में जितना भी बॉडी है, वो सारा रिजिड बॉडी नहीं होता है, परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होता। रिजिड बॉडी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन परफेक्टली रिजिड नहीं होता। उसका रीजन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग यहां पर पॉइंट्स कुछ और कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर इफ रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग सारा चीज अभी लिखने वाले, इफ द रिजिड बॉडी moves an angle theta, then the constituent particles of the rigid body also swept an angle theta,
एंगल थीटा। मतलब रिजिड बॉडी का जो हर एक पार्टिकल होगा वो भी थीटा एंगल घूमेगा। मतलब जैसे हम लोग यहां पर स्फेयर का एग्जांपल लिए थे, जैसे ये स्फेयर है, तो ये स्फेयर अगर थीटा एंगल रोटेट करता है, यहां से यहां जाने में थीटा एंगल रोटेट करता है, तो इसके अंदर का जितना भी पार्टिकल्स होगा वो लोग भी थीटा एंगल रोटेट करेगा, क्योंकि ये स्फेयर क्या है, रिजिड बॉडी। ये खास बात है रिजिड बॉडी में कि उसका सारा पार्टिकल्स अगर रिजिड बॉडी के साथ साथ रोटेट करेगा, और वो अपना जो रिलेटिव पोजीशन है, देखिए हम लोग यहां पर कितना भी फोर्स लगा दे, कितना भी इधर फोर्स लगा दे, हम लोग कितना भी फोर्स लगा दे, हाउ मच द फोर्स इज अप्लाइड, द रिजिड बॉडी, the particles inside the rigid body will always be at the same position before motion and after motion। यहां पर हम लोग चलिए उसको मेंशन कर लेते हैं कि हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कितना भी लगा दे, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कितना भी लगा, जितना आपको यहां पर लिखना है एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू उतना लिख लीजिए, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स, कितना न्यूटन भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा लें, यहां पर रिजिड बॉडी का शेप, साइज और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसको भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, a body, एक सिंपल डिफिनेशन रिजिड बॉडी का, a body which has no changes in its shape, size and volume, a body which has no changes in its shape, size and volume even after applying heavy एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि ये फोर्स हम लोग लगाते हैं, कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लीजिए उस बॉडी के शेप, साइज और वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। ये करेक्ट डिफिनेशन हुआ रिजिड बॉडी का, बाकी सारा भी डिफिनेशन सही है। और डिस्टेंस जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच का, रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों पार्टिकल्स हैं, तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये कितना भी घूम जाए स्फीयर, कहीं भी पहुंच जाए घूम पे, कितना भी हम लोग इधर से फोर्स लगा दे, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब कि रिजिड बॉडी में, अच्छा यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि शेप, साइज, वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आ रहा है रिजिड बॉडी का, यानी कि रिजिड बॉडी का शेप डिफॉर्म नहीं होता है। जैसे हम समझाते हैं आपको डिफॉर्मेशन का मतलब, जैसे ये बलून है, ये बलून एक रिजिड बॉडी नहीं है, तो अगर इसको हम दोनों तरफ से प्रेस करते हैं तो इसका देखिए शेप क्या हो जा रहा है, ये बलून दब जा रहा है, मतलब इसका शेप, साइज और वॉल्यूम में नहीं, शेप में चेंजेस आ रहा है। और भी हम लोग आटा का भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आटा को हम लोग ऐसे करके दबाते हैं तो उसका शेप में चेंजेस आएगा क्योंकि वो रिजिड बॉडी नहीं है। अच्छा, एक और खास बात यहां पर, एक्सटर्नल फोर्स उसको हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग लगाते हैं, यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स किसको बोल रहे हैं, जो हम लोग अप्लाई करते हैं रिजिड बॉडी में। रिजिड बॉडी का पार्टिकल्स का शेप, साइज, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं करता है क्योंकि रिजिड बॉडी का पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होता है। अब हमको लगता है कि आपको रिजिड बॉडी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग उस सवाल पे आते हैं सबसे पहले कि यहां पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली रिजिड नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग एक मेटल लेते हैं, अब मेटल तो आपके हिसाब से क्या होगा, रिजिड बॉडी होगा, लोहा है भाई तो रिजिड बॉडी होगा, लेकिन लोहा भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होगा, परफेक्टली रिजिड नहीं होगा। उसका रीजन हम लोग समझते हैं, पहले आप इसको कॉपी कीजिए कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए गाइस यहां पर क्या लिखा हुआ है, नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। इसका क्या मतलब है, मतलब मेरे पास यहां पर दुनिया में जितना भी बॉडी है कोई परफेक्टली रिजिड नहीं होता। परफेक्टली समझते हैं, परफेक्टली मतलब एकदम पक्के तौर पे कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है परफेक्टली, मतलब परफेक्टली। अब देखिए एक बात यहां पर क्लियर करते हैं कि डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि जैसे किसी का शेप में चेंजेस आना। रिजिड बॉडी का शेप में क्या कोई चेंजेस आता है, तो जवाब है नहीं। रिजिड बॉडी का शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, रिजिड बॉडी का शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो क्या रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, जवाब है नहीं। तो नो डिफॉर्मेशन लिख देते हैं हम यहां पर, रिजिड बॉडी में नो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन रिजिड बॉडी में नहीं होता है। बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहां पर नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होगा भाई तब ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन तो होगा यार। अगर परफेक्टली रिजिड नहीं है, परफेक्टली रिजिड नहीं है, यानी कि रिजिड परफेक्टली नहीं बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग उसको गिरा रहे हैं तो उसका पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, ऐसा होना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
देखिए हम लोग ये जो बात बोलते हैं कि रिजिड बॉडी होता है, तो हम लोग ये आइडियली बोलते हैं। आइडियली यहां पर लिखते हैं हम लोग, आइडियली वी कैन से दैट, देखिए यहीं पर इसका आंसर है, भी हमको समझाएंगे भी। आइडियली वी कैन से दैट एवरी बॉडी इज रिजिड, but if a rigid body travels nearly with speed of light, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के जो करीब ट्रैवल करेगा, मतलब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के करीब, स्पीड ऑफ लाइट तक तो पहुंच ही नहीं सकता कोई पार्टिकल, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड चलेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहां पर नेचर में बहुत सारा पार्टिकल है जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलता है, बट वो पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई रिजिड बॉडी ट्रेवल्स नियरली विद स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि लगभग स्पीड ऑफ लाइट के नियर हो, करीब हो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं, करीब हो, नियरली विद स्पीड ऑफ लाइट, then the shape of rigid body deforms, हम लोग तो ये पढ़े थे भाई अभी कि रिजिड बॉडी का शेप कभी भी डिफॉर्म नहीं होता। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि नो डिफॉर्मेशन जब होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। अगर शेप साइज में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। बट यहां पर तो हम लोग लिख रहे हैं कि अगर रिजिड बॉडी लाइट के करीब स्पीड से चलना शुरू कर दे तो उसका शेप में डिफॉर्मेशन आएगा। तो शेप में डिफॉर्मेशन आ गया यानी कि वो रिजिड बॉडी नहीं हुआ। तो हम लोग ये जो बात बोल रहे हैं कि यहां पर रिजिड बॉडी होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, मतलब रिजिड बॉडी उसको बोलेंगे जिसका शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बात हम लोग कैसे बोल रहे हैं, तो कैसे हम लोग ये बात को हम लोग हमेशा मान करके पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। आइडियल किसको बोलते हैं, आइडियल का मतलब अजम्पशन, आइडियल का मतलब आइडियली मतलब कि मानना कि हाँ भाई रिजिड बॉडी होता है, लेकिन कब होता है रिजिड बॉडी, अगर वो बॉडी लाइट के नियरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करे। अगर नियरली लाइट के स्पीड से कोई बॉडी ट्रेवल करने लगा तो वो कतई रिजिड बॉडी नहीं होगा। यानी कि रिजिड बॉडी में भी डिफॉर्मेशन होता है, बट हम लोग यहां पर आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर रिजिड बॉडी है तो उस पर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपका उम्मीद करते हैं यहां पर आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड का मतलब क्या है, कि मतलब ये जो बात है एकदम बिल्कुल सही है। ये कहां से आया, ये बात कहां से निकल के आया, तो आपका जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें हम लोग लाइट और लाइट के स्पीड और ये सब के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से ये बात निकल के आया है कि अगर रिजिड बॉडी को नियरली स्पीड ऑफ लाइट से लाया जाए तो वो भी डिफॉर्म करेगा, रिजिड बॉडी का भी शेप चेंज करेगा। तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी रिजिड बॉडी नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिजिड बॉडी नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। चलिए गाइस, तो हम लोग फाइनली अब ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन की तरफ चलते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग यहां पर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन के ऊपर आते हैं। हम एक तरफ रोटेशनल मोशन को कॉलम बनाते हैं, एक तरफ ट्रांसलेटरी मोशन को कॉलम बनाते हैं, और आपको अच्छे से एकदम एग्जांपल्स देकर के ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को क्लियर करते हैं। देखिए, आपको बहुत जरूरी है यहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल को समझना पूरे चैप्टर के लिए। हम लोग इधर लेते हैं आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और इस तरफ हम लोग लेते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, और दोनों मोशन को हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है, आपका जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है और इसके ऊपर रखा हुआ एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास हम लोग मान लेते हैं m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, और इस ब्लॉक में ये ब्लॉक एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, एक बात बताइए, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन होगा किसका, रिजिड बॉडी का। ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन होता किसका है, रिजिड बॉडी का। तो जब भी आप ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे तो आपको यहां पर रिजिड बॉडी को मान करके काम करना है।
ये पूरा पढ़ाई, ये पूरा चैप्टर रिजिड बॉडी के ऊपर ही बेस्ड है। सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, ट्रायंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, जितना भी यहां पर हम लोग लेने वाले हैं, जिसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने वाले हैं, वो सारा यहां पर क्या होगा, रिजिड बॉडी। तो रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन का जब हम आपको एग्जांपल देंगे तो ऑब्वियसली हम रिजिड बॉडी का ही यहां पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए हम यहां पर ब्लॉक का एग्जांपल ले रहे हैं। अब जैसे ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को हम v वेलोसिटी से इस तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये v वेलोसिटी से ब्लॉक इस तरफ बढ़ता है और फाइनली यहां पर पहुंच जाता है। तो इस ब्लॉक के अंदर जितना पार्टिकल्स है वो भी इसी तरफ मोशन कर रहे हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। कोई ऑब्जेक्ट बस सीधे 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 आगे बोलता है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करें, बहुत सिंपल है ये बात। तो अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन में क्या अंतर है? ये तो लीनियर मोशन जैसा लग रहा है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोशन के अंदर आता है ट्रांसलेटरी मोशन। फिर से एक बार, जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो एक स्पेशल केस है लीनियर मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन को आप लीनियर मोशन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को आप लीनियर मोशन बोल सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये लीनियर मोशन का एक स्पेशल केस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, एक स्पेशल कंडीशन है लीनियर मोशन का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंदर आता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लिखते हैं कि द पार्टिकल्स when the particles of an object when the particles of a body move in a straight line जब कोई बॉडी का जो पार्टिकल्स होता है वो सीधे लाइन में चले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल। अब इसका कुछ और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर आपको करके भी दिखाएंगे ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। सबसे पहले यहाँ पर एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग प्योर ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। ये जो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का है। तो सर इम्प्योर क्या होगा? इम्प्योर जैसा कोई चीज नहीं होता, मतलब सीन कुछ ऐसा है कि प्योर बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे इसको लेके जा रहे हैं, कोई इसमें घुमावट नहीं हो रहा है, स्ट्रेट यहाँ पर ये डिस्प्लेस कर रहा है इस तरह, इसलिए इसको हम लोग प्योर ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। और ट्रांसलेटरी मोशन कराना बहुत आसान है। ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल डेली लाइफ में बहुत सारा है, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए बहुत सारा कंडीशन चाहिए। इसीलिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, रोटेशनल डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन और रोटेशनल का मतलब होता है रोटेट करना नहीं होता है। रोटेट करना है, रोटेशन होगा, वहां पर रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन रोटेशनल का कंप्लीटली मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोटेट करेगा, उसमें बहुत सारा कंडीशंस भी है। जैसे उसका एक्सिस होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट में वो जब ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा है तो वो रिजिड बॉडी होनी चाहिए। ये सारा कंडीशन है। मतलब कि इसका एग्जांपल बहुत सारा है, बट इसका एग्जांपल थोड़ा फिक्स है और बहुत मतलब कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स है। आपके डेली लाइफ में इसका भी मिल जाएगा एग्जांपल, बट ये बहुत स्पेसिफिकली होता है, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, बट ये आपको क्लियरली कहीं भी दिख जाएगा। अच्छा, यहां पर पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में देखिए मूव करता है, बस सिंपल ये बात हुआ। इसका एक और एग्जांपल बेस्ट यहां पर देखिए इंक्लाइन प्लेन वाला है। जैसे यहां पर मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन है जो कि कुछ थीटा एंगल ऊपर है, और यहां पर हम एक ब्लॉक रखे हैं जिसका मास है m। इस ब्लॉक को हम यहां पर वेलोसिटी v देते हैं, तो ये ब्लॉक यहां से घिसते 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 यहां पहुंच जाता है। हो सकता है यहां नीचे भी आ जाए, आपको करके दिखाएंगे एग्जांपल, आपको फाइनली करके दिखाएंगे यहां पर। तो ये ब्लॉक यहां से घिसते हुए यहां पहुंच गए, तो इस ब्लॉक में क्या हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है वो ब्लॉक के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। वही अगर यहां पर हम लोग कुछ गोल चीज ले लें, गोल चीज यानी कि कुछ इस टाइप का गोल चीज ले, तब तो ये गोल घूमते घूमते ऐसे नीचे आएगा, तब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में वो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम के आगे नहीं बढ़ता है, ऑब्जेक्ट सीधे जाता है। ठीक, अच्छा, गोल गोल घूम के आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या वो ट्रांसलेटरी नहीं होगा? अगर जैसे हम लोग ऐसा कोई गोल चीज लेते हैं जैसे गोल गोल घूम के आगे बढ़ता है, तो वो भी तो आगे ही बढ़ रहा है ना, तो क्या वो ट्रांसलेटरी नहीं होगा? वो ट्रांसलेटरी होगा, लेकिन प्योर ट्रांसलेटरी नहीं होगा। तो अगर ये ब्लॉक जैसा हम लोग कोई ऐसा सीधा चीज लेते हैं जो ऐसे घिसते हुए यहां पर आता है, तो ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल हुआ। और अगर ऐसा कोई गोल चीज से घूमते घूमते आता है, वो प्योर ट्रांसलेटरी नहीं हुआ, उसमें थोड़ा थोड़ा रोटेशन भी आ गया, क्योंकि ये रोटेशन ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। समझ रहे आप? हाँ। तो प्योर ट्रांसलेटरी हमेशा पॉसिबल नहीं है, जो आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं ये प्योर ट्रांसलेटरी का हुआ। ठीक है, और ट्रांसलेटरी मोशन का क्या बेस्ट एग्जांपल बन सकता है? ये आपका ये जो एग्जांपल हम लोग ब्लॉक का ले रहे हैं, ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन, ये बेस्ट एग्जांपल है, अभी हमको करके दिखाएंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं आपका रोटेशनल मोशन की तरफ। रोटेशनल मोशन को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है
और यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस के अबाउट यहां पर ढेर सारा बॉडी जैसे रोटेट कर रहा है। ये बॉडी देखिए जैसे ऐसे रोटेशन ऑफर कर रहा है। या इसका ना हम लोग कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं इसका। ये वाला एग्जांपल जो है कि सही है, ये बहुत सारा बुक में दिया हुआ भी है एग्जांपल, इसी को पहले एक बार समझते हैं। जैसे यहां पर इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर रेडियस के अबाउट यहां पर पार्टिकल जैसे घूम रहा है। इस सर्कल को थोड़ा और बड़ा कीजिए, यहां पर भी ये आर रेडियस है, यहां पर पार्टिकल घूम रहा है। अब देखिए जो भी यहां पर पार्टिकल है वो कैसे घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो हम लोग बनाए हैं ये क्या है, रिजिड बॉडी। तो यानी कि यहां पर कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। देखिए ये छोटा है, इसमें पार्टिकल्स ऐसे से घूम रहा है, इसमें पार्टिकल ऐसे बड़ा राउंड लेके घूम रहा है। हम लोग और छोटा सर्कल भी ले सकते हैं, उसमें पार्टिकल ऐसे छोटा राउंड लेगा। लेकिन इन सब में कॉमन बात क्या है कि इन सब का एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सब इसी लाइन के अबाउट ऐसे गोल 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 चक्कर काट रहा है। इसीलिए किसका एग्जांपल हो, रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होना, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होना ये जरूरी नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होना जरूरी है रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग इसको एक बार डिफाइन करते हैं कि यहां पर जो आपका पार्टिकल्स होता है जो रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट करता है, यहां पर लिखते हैं व्हेन द पार्टिकल्स, सिंपल मोड इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ अ rigid body move in circular path, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है यहां पर, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबका एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट सब गोल 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 चक्कर काट रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, फैन, सीलिंग फैन। यहां पर इसका बेस्ट एग्जांपल तो ये आप समझ गए, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा यहां पर सीलिंग फैन। एग्जांपल हम यहां लिखते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा सीलिंग फैन। जो ऊपर में फैन लगा रहता है, पंखा लगा रहता है, ऊपर में पंखा लगा रहता है, तो पंखा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, उसका ब्लेड्स, पंखा का ब्लेड्स गोल घूमता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पंखा है, यहां पर ये आपका पंखा है और ये पंखा का ब्लेड्स है, ये पंखा का ब्लेड्स है। तो ये पंखा और ये क्या हुआ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट पंखा गोल 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 घूमेगा ऐसे। अब यहां पर देखिए हम ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, आप 11th क्लास में पढ़े हैं कि कोई चीज अगर सीधे चलता है तो उसके पास वेलोसिटी होता है, लेकिन अगर कोई सी चीज गोल गोल घूमता है तो उसके पास क्या होता है, ओमेगा होता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होता है। इसके ऊपर हम लोग लास्ट में आएंगे, वीडियो के एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वेलोसिटी और ओमेगा ये सब कहां से आया, क्या अंतर इन सब में। तो ये जो फैन ऐसे घूम रहा है, तो इन देखिए ये ब्लेड्स का क्या हो रहा है यहाँ पर, रोटेशनल मोशन। ब्लेड्स का यहाँ पर जितना भी पार्टिकल्स है ब्लेड के अंदर का, ब्लेड एक रिजिड बॉडी है ना, पंखा का जो ब्लेड होता है वो एक रिजिड बॉडी होता है, तो उसके अंदर जितना भी पार्टिकल्स है वो किसमें है, सर्कुलर मोशन में है, मतलब सॉरी रोटेशनल मोशन में, गोल 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 घूम रहा है। और किसके अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो यानी कि यहां पर जो टेबल फैन है या फिर आपका जो सीलिंग फैन है वो बेस्ट एग्जांपल होगा रोटेशनल मोशन का। अब यहां पर एक और टाइप का मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। यहां बीच में लिखते हैं इसके बारे, एक और टाइप ऑफ मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। दोनों मोशन, ट्रांसलेटरी रोटेशनल, दोनों मोशन का जब कॉम्बाइन करते हैं दोनों मोशन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझ के देखते हैं कि ये जो हम आपको एग्जांपल्स दिए हैं इसको हम लोग कैसे प्रैक्टिकली अभी समझ सकते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहां पर फाइनली आप इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझने से पहले एक और चीज आप सुन लीजिए कि इसका जो एग्जांपल है ट्रांसलेटरी मोशन, इसका आप वो जो गन होता है, गन से जब ऐसे बुलेट फायर होता है तो उससे जो गोली निकलता है गन से जो गोली निकलता है वो गोली किसमें होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में, क्योंकि वो गन का गोली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। गन का जो बुलेट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो आप यहां पर इसका ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल में द बुलेट फायर्ड बाय अ गन भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे ये भी प्रैक्टिकल था, हमको करके दिखाते हैं एग्जांपल। तो देखिए गाइस, यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि आपका जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो किसी भी बॉडी में कैसे होता है। देखिए जैसे यहां पर ये एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, जिसमें हम इस किताब को रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। तो जैसे ही हम जैसे ही इस किताब को छोड़ेंगे तो ये किताब गोल गोल भी नहीं घूमेगा, स्ट्रेट जाएगा, सीधे जाएगा, जैसे कि वो मास m उस
एग्जाम्पल के अंदर स्लाइड कर रहा था। देखिए जैसे ये बुक है, ऐसे स्लाइड करेगा और ये डायरेक्ट नीचे चल जाएगा। तो ये जो बुक था वो किस मोशन में था, ये बुक किस मोशन को अटेन कर रहा था, तो ये बुक ट्रांसलेटरी मोशन को अटेन कर रहा था। कि जैसे हम लोग यहां पर इसको ऐसे छोड़ते हैं तो ये डायरेक्टली यहां पर गिर जाता है। क्या इस पे रोटेशनल मोशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इस पे रोटेशनल मोशन होने का कोई चांस नहीं है। हम लोग एक और यहां पर एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर हम लोग रोटेशनल मोशन को तो यहां पर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर रोलिंग मोशन को समझते हैं। रोलिंग मोशन कब होता है? जब ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों साथ में हो। तो रोलिंग मोशन को भी हम लोग यहां पर समझते हैं। जैसे जो अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे बुक वाला, उसमें कौन सा मोशन था? वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन था, क्योंकि बुक डायरेक्टली वहां पर नीचे आ रहा है, उसमें कोई रोटेशन वहां पर नहीं हो रहा है। जैसे देखिए ये मेरे पास यहां पर एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम यहां पर छोड़ते हैं और देखिए इसमें कौन सा मोशन हो रहा है? इस सब्सटेंस में आपका जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन है? कमेंट करके बताइए। इसमें रोलिंग मोशन हो रहा है। इसमें कौन सा मोशन हो रहा है? रोलिंग मोशन। क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ रहे हैं तो देखिए ये आगे भी बढ़ रहा है और गोल 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 भी घूम रहा है। इस एक्सिस के अबाउट ये गोल गोल घूमते हुए भी आगे जा रहा है। तो यानी कि इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों मोशन ऑफर हो रहा है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों मोशन होने का। देखिए गोल गोल घूमता है और आगे भी बढ़ता है, गोल गोल भी घूमता है और आगे भी बढ़ता है। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल होगा रोटेशनल मोशन का। तो चलिए गाइस फाइनली हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को मतलब यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कंप्लीटली। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका मैथमेटिकल अप्रोच के ऊपर। चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो में फाइनली आगे प्रोसीड करते हैं और आपका समझते हैं यहां पर मैथमेटिकल अप्रोच के ऊपर। ये आप उम्मीद करता है कॉपी कर लिए होंगे। और इसके बाद हम लोग आपका जो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन है इसको देखिए। रोटेशन आप ट्रांसलेटरी तो क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसा मोशन जिसमें सीधा सीधा हम ऑब्जेक्ट चलता है उसको ट्रांसलेटरी बोलते हैं। सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है बिना गोल गोल घूमे, उसको प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे? जिसमें ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम के आगे बढ़ता है, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। यहां तक आप एकदम क्लियरली समझ चुके होंगे। अब एक यहां पर सबसे बड़ा डाउट है कि जो अर्थ है वो ट्रांसलेटरी मोशन करता है कि रोटेशनल मोशन करता है। और बेस्ट एग्जांपल यहां पर क्या, और अर्थ में मतलब ट्रांसलेटरी होता है कि रोटेशनल होता है? अगर इसके ऊपर हम लोग जाएं तो अर्थ में रोलिंग मोशन होता है, क्योंकि अर्थ गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है। ये बात सही है। तो यानी कि अर्थ में रोटेशनल मोशन भी कहीं ना कहीं हो रहा है, अर्थ में कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। अर्थ में एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, यानी कि अर्थ में रोटेशनल मोशन पक्का हो रहा है। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो फाइनली आप इसको कॉपी कीजिए। हम लोग आते हैं रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है उसके ऊपर। वो वाला जो पार्ट है आपका जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको जो हम लोग कंपेयर करने वाले उस पर हम लोग आते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम आपके लिए यहां पर लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वो उस इंपॉर्टेंट लाइन पे जाने से पहले एक और चीज ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये बात आपको क्लियर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर एक पार्टिकल हम लोग लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी का यहाँ पर हम लोग एक लेते हैं पोजीशन वेक्टर आर। इस रिजिड बॉडी से एक पोजीशन वेक्टर हम लोग लेते हैं आर। इस रिजिड बॉडी को हम लाना चाहते हैं रोटेशनल मोशन में। किसमें लाना चाहते हैं? रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में अगर इस बॉडी को लेकर के आना है तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। इस एक्सिस के अबाउट इसको हम लोग पाइवोट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, है ना? पाइवोट कर देंगे इस एक्सिस के अबाउट और इसको गोल घुमाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रोटेशनल मोशन करवाना है तो यहां पर एक पाइवोटेड पॉइंट होना चाहिए। पाइवोटेड पॉइंट यहां पर मौजूद है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है और ये रिजिड बॉडी भी है। तो यानी कि यहां पर रोटेशनल मोशन इस बॉडी में पॉसिबल है। इस बॉडी को हम लोग यहां पर से घुमा के देखिए, यहां पर एक पार्टिकल हम लोग लिए हैं और एक पार्टिकल यहां पर लिए हैं। इस रिजिड बॉडी को हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो घूमने के बाद फिर ये कैसा दिखेगा? ये घूम करके यहां पहुंच जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये रिजिड बॉडी घूमने के बाद और ये वाला आर वेक्टर भी कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। ये आर वेक्टर इधर चल जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ये रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी यहां से घूम करके यहां पहुंच जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर यहां पर 5 सेंटीमीटर है तो यहां जब ये घूम गया रिजिड बॉडी तब अभी भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये आर वेक्टर यहां पर क्या पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं तो, है ना? और ये देखिए ये रिजिड बॉडी जब ऐसे रोटेट करेगा तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो यहां पर है वही डिस्टेंस यहां पर भी होगा। तो इसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं, जिसमें एक्सिस फिक्स होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, रिजिड बॉडी होना चाहिए
और ये पाइवोटेड होना चाहिए। पाइवोटेड मतलब एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन इसका होना चाहिए। तो आपका रोटेशनल मोशन का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहां पर ये कौन सा है, यहां पर ये प्योर रोटेशन है, ये प्योर रोटेशनल मोशन है क्योंकि एक्सिस के अबाउट फिक्स है और ऐसे करके गोल 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 घूम सकता है, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन हुआ। अब प्योर रोटेशनल मोशन होने के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि ये एक पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है। अब एक हम लाइन लिखते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इफ, ये रिजिड बॉडी है, ये भी कंफर्म है, लेकिन फिर भी अगर हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं, इफ, देखिए इफ आ रिजिड body is not pivoted, pivoted का मतलब fixed about, fixed not pivoted या फिर fixed, then the body can attain pure translatory or else, अगर प्योर ट्रांसलेटरी नहीं हुआ तो और एल्स प्योर रोलिंग, मतलब या तो उसमें रोलिंग मोशन, रोलिंग मतलब कि दोनों ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों होगा, या तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा, मतलब वो पाइवोटेड नहीं है ना, तो ऐसे करके चल रहा है। तो रोटेशनल मोशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होना तो चाहिए ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाइवोटेड पॉइंट होना। यहां पर वही लिखा हुआ कि अगर पाइवोटेड पॉइंट नहीं हुआ, पाइवोटेड पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट, देखिए इसको फिक्स किया तब इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो यहां पर आप एक लाइन लिख लीजिए, टू अटेन रोटेशनल मोशन, there must be a pivoted point। एक पाइवोटेड पॉइंट होना बहुत जरूरी है रोटेशनल मोशन करवाने के लिए गाइस। यही रोटेशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग इस लेक्चर के एंड पार्ट में पहुंचते हैं। फॉर्मुलास के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर दो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए, एक वो परफेक्टली रिजिड बॉडी वाला, और दूसरा यहाँ पर कि अर्थ में सर्कुलर मोशन होता है कि रोटेशनल मोशन होता है, उसके ऊपर डिस्कशन किए। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है उसके ऊपर डिस्कशन किए। अब हम लोग फाइनली इस वीडियो के लास्ट एंड में चलते हैं, जहां पर हम लोग फॉर्मुलाज कुछ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, कुछ एनालॉगी देखेंगे, रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन के बीच का एनालॉगी मतलब कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, चलिए आते हैं उस पर। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर देखिए हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन लगभग सेम चीज है, लगभग सेम ही है लगभग, बस लीनियर मोशन के अंदर ट्रांसलेटरी आता है और कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग यहां पर इस तरफ लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक इंसान लेते हैं और उस इंसान को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाते हैं। यहां पर हम लोग एक इंसान ले रहे हैं जिसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में ये इंसान v वेलोसिटी से चल रहा है। v वेलोसिटी से जब ये चलना शुरू किया तो ये इंसान यहां तक पहुंचा। मान लीजिए इसका चलने का यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u था, यहां जब पहुंच गया तो फाइनल इसका वेलोसिटी v हुआ, और ये एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है s, और इसको इसमें टाइम क्या लगता है t, टाइम t लगता है, डिस्प्लेसमेंट s ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यहां पर ये v और u क्या है, इसका वेलोसिटीज, s यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट, t यहां पर टाइम के बारे में बात नहीं करना, टाइम कभी भी एंगुलर नहीं होता है। अब इसी आदमी को अगर सर्कुलर पाथ में चलाया जाए, यहां पर हम लोग आते हैं रोटेशन, ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। अच्छा, अब हम लोग पहले वेलोसिटी का यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम और स्मॉल वेलोसिटी बाय स्मॉल टाइम, ये लिखा हुआ सिंपल। ठीक, अब यहां पर हम लोग आते हैं रोटेशनल वाली मोशन में।
यहां पर हम लोग आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में देखिए क्या कर रहे हैं, यही आदमी को हम लोग एक सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे, एक सर्कुलर पाथ हम लोग कंसीडर किए हैं और इस आदमी को इसी सर्कुलर पाथ में हम लोग घुमाने वाले हैं, इस आदमी को इसी सर्कुलर पाथ में घुमाने वाले हैं। ये आदमी मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया। अब ये आदमी कुछ एंगल्स भी स्वेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, इसलिए जब ये आदमी यहां से यहां जा रहा है तो कुछ एंगल थीटा स्वेप्ट कर रहा है। इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट, इसको टाइम पता करें, यहां पर इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए ये वाला जो लाइन आपको दिखेगा, ये लाइन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए ही है, ये डिस्प्लेसमेंट भी आदमी कर रहा है, लेकिन ये कुछ एंगल भी बना रहा है। तो ये एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसका यहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट यहां पर इस आदमी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये एंगल भी ट्रैवल करता है और उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे ही यहां पर जो इसका वेलोसिटी है उसको ओमेगा, मतलब जो इसका रोटेशन वाला इफेक्ट है, दैट इज डब्ल्यू। व्हाट इज ओमेगा? देखिए यहां पर इसका चलने का वेलोसिटी क्या था? वी, वी वेलोसिटी से चल रहा था, और यहां पर क्योंकि ये गोल 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 चक्कर काट रहा है तो ये वेलोसिटी से तो चल रहा है, लेकिन कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। यानी ये एंगुलर वाला जितना भी टर्म होता है वो रोटेशनल में आता है, और जितना लीनियर वाला टर्म होता है, जैसे ये लीनियर वेलोसिटी हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सारा ट्रांसलेटरी में आता है। ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में। ठीक है, अच्छा यहां पर ओमेगा का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी हम लोग और इसमें कंपैरिजन करेंगे, अभी हम लोग और कंपैरिजन करेंगे इसमें। देखिए यहां पर एक और चीज है कि इस वाले में हम लोग अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक ये फॉर्मूलास को हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। यहां पर अगर हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर लिखें तो वेलोसिटी का तो लिखेंगे नहीं भाई, यहां पर तो ओमेगा है यानी कि डब्ल्यू है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से? देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट एस था, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? थीटा बाई डी टी। और यहां पर देखिए एक्सेलरेशन ए था। अब देखिए एक्सेलरेशन के लिए यहां पर, जैसे यहां पर ए का मतलब एक्सेलरेशन है, यहां पर ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है? एक्सेलरेशन के लिए। और यहां पर एक टर्म होता है एल्फा, यहां पर एक्सेलरेशन के लिए जो टर्म होता है वो होता है एल्फा। एल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर एक्सेलरेशन है, वैसे ही यहां इस वाले गोल गोल वाले पाथ में यानी कि रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्सेलरेशन को यहां पर अल्फा लिखेंगे इस केस में, और उसका वैल्यू कितना होगा? यहां पर डीवी बाई डी है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा? डी। वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? वेलोसिटी की जगह डब्ल्यू डालेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये तो बहुत छोटा मोटा एनालॉजी हुआ जो हो सकता है कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे हम लोग, लेकिन यहां पर बीएससी में, बीएससी के अंदर सारा एनालॉजी को कंपैरिजन करने वाले, क्योंकि आप बीएससी में पहुंच गए, आपको सारा एनालॉजी आना चाहिए। तो यहां पर देखिए हम फाइनली अभी तक ये समझ में आया आपको, छोटा मोटा बात यहां पर जो हम लोग किए उसमें ये समझ में आया कि अगर हम लोग रोटेशनल मोशन का बात करते हैं, इधर हम लोग अगर लीनियर टर्म ले लें, इधर लीनियर ले लें और इस तरफ अगर हम लोग एंगुलर ले लें, तो क्या कंपैरिजन किए भाई इसमें हम लोग लीनियर और एंगुलर में? यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर क्या होगा? थीटा होगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर अगर वेलोसिटी है तो यहां पर क्या होगा? ओमेगा होगा। यहां पर अगर एक्सेलरेशन है तो यहां पर क्या होगा? एल्फा होगा। ठीक है, अभी तक तो यहां पर ये समझ में आया। अगर यहां पर फोर्स होगा तो इसमें क्या होगा? टॉर्क होगा। ये भी चीज है, चलिए आप यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे और सारा एनालॉजी यहां पर कंपेयर करते हैं। जब ये आदमी गोल 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 चक्कर काट रहा है तो इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है ना आदमी, तो इस पर टॉर्क लग रहा है। टॉर्क की वजह से ये आदमी गोल गोल घूम रहा है। आदमी का एग्जांपल लेना यहाँ पर कोई उतना कन्वीनियंट नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। जो गोल 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 जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो भी फोर्स होता है, और उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, जिसके बारे में आगे वीडियोस में पढ़ना है। फाइनली हम लोग चलिए एनालॉजी को और कंप्लीट करते हैं अच्छे से, जब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए गाइस, फाइनली यहां पर हम लोग इधर लिखते हैं लीनियर वाला टर्म, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन वाला टर्म, ट्रांसलेटरी मोशन वाला टर्म। हालांकि इसको लीनियर ही लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, खैर कोई बहुत खास डिस्कशन उससे नहीं दिक्कत। फिर भी हम लोग चलिए सारा जगह यहाँ पर सब लोग लीनियर ही लिख के चलता है, किताब में भी लीनियर लिखा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लीनियर ही मोशन लेते हैं, लीनियर ही लिखते हैं इसको। और इधर हम लोग लेते हैं रोटेशनल, इधर लीनियर टर्म, इधर रोटेशनल टर्म। जैसे यहां पर हम लोग अभी तक तो पीछे समझ चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है यहां पर रोटेशनल में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के लिए क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे
आपका एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन के लिए होता है एल्फा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फोर्स, इसमें फोर्स होता है ना ऑब्जेक्ट पे, जब स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट चलता है तो उस पर फोर्स लगता है, और यहां पर क्या लगता है, टॉर्क। उसके बाद यहां पर फोर्स के बाद आपका आता है मोमेंटम। इसमें मोमेंटम होता है और इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एल, जिसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। यहां पर मोमेंटम होता है, जैसे इस मोमेंटम का अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। और अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला का बात करेंगे तो मास की जगह हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह लिखेंगे ओमेगा। क्या मतलब है इसका वो बताते हैं। यहां पर देखिए मास होता है ना, ऑब्जेक्ट के पास यहां पर वजन होता है, मास होता है, और मास की जगह पे हम लोग यहां रिप्लेस करके लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से डिनोट करते हैं, जिसके ऊपर आपका आधा चैप्टर बेस्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो लीनियर में मास और रोटेशनल में इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद मास के बाद हम लोग आते हैं, और भी बहुत सारा चीज है जो कंपेरेबल है यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद टॉर्क वाला कंपैरिजन भी हो गया, और यहां पर बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसके बीच में हम लोग यहां पर एनालॉजी देख सकते हैं। फॉर्मूला का आप लोग थोड़ा थोड़ा एनालॉजी अभी यहां पर चेक कर चुके हैं फॉर्मूला वाइज। अब हम लोग एक काम करते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। यहां पर जैसे देखिए मोमेंटम हुआ, ये किसके लिए, लीनियर वाले के लिए, ये लीनियर मोमेंटम हुआ, और ये जो मोमेंटम हुआ वो कौन सा मोमेंटम हुआ, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर वाला हुआ। वैसे ही यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये मोमेंटम का हो गया। वैसे ही यहां पर हम लोग फोर्स का बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहां पर फॉर्मूला टॉर्क का क्या बनेगा, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या होगा, एल्फा। ठीक है, यह सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये कौन सा हुआ एंगुलर और ये कौन सा हुआ लीनियर, सारी चीज को हम चलिए यहाँ पर लिखते चलते हैं। अगर आपको ये सब भी नहीं आता है तो फिर आप थोड़ा बेसिक्स पे और ध्यान दीजिए। अगर आप कमेंट कीजिए आपको जैसा ये समझ में आ रहा है, ये सब जब हम लिख रहे हैं तो डायरेक्टली, क्योंकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। ये एंगुलर वाला टर्म हुआ और ये लीनियर वाला टर्म हुआ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे टर्म है। जैसे हम बात करते हैं पावर का, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये पावर का फॉर्मूला किसके अंदर हुआ, पावर का फॉर्मूला, ये पावर का फॉर्मूला लीनियर के अंदर हुआ। इसी पावर का फॉर्मूला को अगर हम लोग एंगुलर के टर्म में लिखेंगे तो फोर्स की जगह लिखेंगे टॉर्क, वेलोसिटी की जगह लिखेंगे ओमेगा। तो ये पावर का फॉर्मूला हुआ एंगुलर के टर्म में। और भी बहुत सारे, जैसे हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जे, ये जे वेक्टर, जे का मतलब होता है यहाँ पर, जे को हम लोग बोलते हैं आपका इंपल्स। इंपल्स एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स को हम लोग बोलते हैं इट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो अगर चेंज इन मोमेंटम को फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम, फाइनल मास इनिशियल, ये होता है जे वेक्टर। लेकिन ये किस फॉर्म में हुआ, लीनियर फॉर्म में हुआ। ये जो फॉर्मूला है इंपल्स का, ये लीनियर फॉर्म में हुआ, ये लीनियर के लिए हुआ। और एंगुलर के लिए जे का फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगुलर के केस में मास की जगह आप लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह लिखिएगा डब्ल्यू। देखिए ये डब्ल्यू, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं कि डब्ल्यू को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ए का मतलब एंगुलर, और डब्ल्यू नॉट जब लिखेंगे तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर आई, मास की जगह आई लिख दिए, वी की जगह डब्ल्यू माइनस, फिर यहां पर मास की जगह क्या लिखेंगे आई, और वी की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हुआ आपका किसके लिए फॉर्मूला, जे का, एंगुलर के लिए। आप समझ पा रहे हैं, ऐसे कंपैरिजन आपको करना है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में इसका जवाब देंगे कि ये सब कहां से आया। बाकी आप बहुत सिंपल समझ सकते हैं, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम होता है। तो अगर जे को हम लोग ऐसे लिखें, देखिए सिंपल बोलते हैं, अगर जे को हम लोग एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर जे को एंगुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का देखिए ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और कुछ थोड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये आपका हुआ लीनियर के लिए और ये वाला हो गया आपका एंगुलर के लिए। ऐसे हम लोग एंगुलर और लीनियर में कंपैरिजन करते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारा टर्म है जो एंगुलर और लीनियर में कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारा टर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का भी हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको आता होगा। काइनेटिक एनर्जी का चलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखते हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा कि होता है हाफ mv²। ये किसके लिए होता है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए होता है, लीनियर वाले के लिए, ये लीनियर के लिए हुआ। ठीक है, और इसको एंगुलर में आप कैसे लिखिएगा, इसी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
एंगुलर वाले आप लिखेगा हाफ, मास की जगह क्या लिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए हो गया, एंगुलर के लिए। तो ये सारा डिफरेंसेस हुआ आपका, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एंगुलर और लीनियर में। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हर जगह। अब एक लास्ट चीज बचता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप तीन पढ़े हैं, एक s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक आप पढ़े हैं एक और इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बचपन से आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम लोग एक बार लीनियर और एंगुलर में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आप फाइनली इसको कॉपी कीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम लोग उसका कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग फाइनल पार्ट में आते हैं वीडियो का, और आपका जो एंगुलर और लीनियर वाला टर्म है उसको इक्वेशन ऑफ मोशन के टर्म में समझ लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं आपका सबसे पहले तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। लीनियर फॉर्म में आपका तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है लीनियर फॉर्म में। जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का बात करें तो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पर v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब यहां पर क्या है एक्सेलरेशन, और t का मतलब है टाइम। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये लीनियर वाला टर्म सब हुआ। अब हम लोग फाइनली आते हैं एंगुलर वाला टर्म के ऊपर। इधर हम लिखते हैं आपका एंगुलर वाला टर्म्स। एंगुलर में आप इसको कैसे लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए आपको, पहला सिलेबस में है आपके। यहां पर देखिए v का मतलब कौन सा वेलोसिटी था, फाइनल, और यहां पर हम लोग फाइनल वेलोसिटी को दिखा रहे हैं w से, ओमेगा से। ओमेगा का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, और अगर हम यहां पर लिख दे ओमेगा नॉट तो उसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम लिख दिए ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी की जगह लिख दिए ओमेगा। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर फिर प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम तो एंगुलर होता नहीं है, तो टाइम को एज इट इज क्या लिख देंगे यहाँ पर, टी। तो ये पहला इक्वेशन हुआ, कितना आसान है इसको करना। दूसरा, अगर आप वेलोसिटी का बात करें तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेगा, यू स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा थीटा। तो ये हुआ आपका दूसरा इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप लिख दिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट पे। थर्ड एंड लास्ट आपका डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियल क्या होगा आपका ओमेगा नॉट इनिशियल, टाइम तो एंगुलर होता नहीं तो टी लिख लीजिए, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखिएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे आप लिखिएगा अल्फा, और टाइम को टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हुआ फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत देर से आपको ये बात बोलना चाहते थे, अभी फाइनली बोल देते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। थैंक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मतलब आप पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे, फिर टॉर्क के बारे, ऐसे करके वीडियो रेगुलर कंटिन्यू होगा। ओके गाइस, थैंक यू।